हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMICS। आपका इस नई सीरीज में स्वागत है जिसका नाम है इन शॉर्ट। हम पहले ये बता दें कि इन शॉर्ट में हमने किस तरह से इसे प्लान किया है और आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट में ट्रेडिशनल और करंट दोनों टॉपिकों को बहुत शॉर्ट में कवर किया जाएगा। शॉर्ट में कवर करने का मोटिव यह है कि जैसे हम देखते हैं कि डेली जिस करंट अफेयर्स बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है, हम भी डेली करंट अफेयर्स के रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना, समझना, उनके प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स, ये बहुत सारे मंचों पर अवेलेबल है। पर दिक्कत ये आती है कि इन नोट्स से फाइनली एग्जाम में लिखना क्या है, पढ़ते समय इन नोट्स से हमें किस तरह से लिंक करना है सिलेबस को, कि किस टॉप पॉइंट को किस सिलेबस के टॉपिक पर लिंक करें और कहाँ पर लिंक करें। क्योंकि करंट अफेयर्स की घटनाएं एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट देती है, जैसे कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो उस फैक्ट को या उस घटना को कोट करके हम हमारे आर्ग्यूमेंट को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर सही जगह इन करंट अफेयर्स का उपयोग किया जाए, रिलेशन मतलब जहां पर ऐसा आर्ग्यूमेंट चल रहा है वहां पर उपयुक्त उदाहरण या घटना को कोट किया जाए, तो उस आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे से सुधार होता है और हमारे अच्छे नंबर मिलने की प्राथमिकता बढ़ जाती है या प्रायिकता बढ़ जाती है। इन शॉर्ट में हम यही करेंगे कि जो भी चर्चा में है, जो भी पॉइंट चर्चा में है, जो भी घटनाएं चर्चा में हैं, दो तरह की, एक बड़ी घटना मेजर टॉपिक, जैसे इस वाले टॉपिक में हम किसानों की आय दुगनी करना, जिसे 2022 का लक्ष्य रखा था, उसे मेजर टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे। और छोटे टॉपिक भी हम डेली डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, जो कहीं भी या तो प्री में काम आ सकते हैं या आंसर में एग्जाम्पल देने या आर्ग्यूमेंट के रूप में काम आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट करंट अफेयर्स की समरी होगी जिसे फाइनली आपको रिवाइज करना है। फाइनली जैसे आपने सभी जगह करंट अफेयर पढ़ लिए, समझ लिए, पर एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे उसको कोरिलेट करना है और अंत में उन करंट अफेयर्स में से क्या समरी पढ़ के जानी है, वो ये इन शॉर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये दो का करंट अफेयर का भी होगा और हम इसमें इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल टॉपिक भी लेंगे, जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक। तो इस तरह से ये बड़े टॉपिक भी लिए जाएंगे। तो इन शॉर्ट के इस पहले सेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है किसानों की आय दुगनी करना। ठीक है, इसमें इशू क्या लिया है कि अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग ये है, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का प्लान था। तो पहले तो ये कि 2016 में जब ये डिसाइड हुआ था तो कितनी आय थी, ठीक है, 2015-16 में कितनी आय थी। दूसरा कि अब वर्तमान में जब 2020 ही चल रहा, 22 ही चल रहा है, तो कितना अचीवमेंट है या हमने इसमें कितनी ग्रोथ की है। तो अभी एक सर्वे है NSO का, उस सर्वे ने क्या बताया है और क्या अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट में सर्वे ने बताया है कि 2018 और 19 के हिसाब से किसानों की आय 10,208 रुपए है। ठीक है, मंथली 10,218 रुपए, 10,218 रुपीज है औसत आय मंथली, पर मंथ। तो ये पहला टॉपिक है, ये पहला फैक्ट है जो इस सर्वे ने हमें बताया है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि ये एक कमिटी थी, डॉक्टर अशोक दलवई कमिटी, उन्होंने 6 मेजर पॉइंट डिसाइड किए थे जब ये प्रस्ताव रखा गया
कि हमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स काम आएंगे, किस किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर अशोक दलवई ने ये कुछ 6 पैरामीटर्स बताए। पहला, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कृषि की उत्पादकता। उत्पादकता उत्पादकता होता है पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होता है किसी भी टोटल लैंड में जो टोटल आउटपुट आया है वो प्रोडक्शन है। और अगर इसे उस एरिया से डिवाइड कर दें तो जो पर यूनिट प्रोडक्शन आएगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। तो चूंकि हम लैंड को अब एक्सपैंड नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि भूमि विकास कार्यों में और रहवास जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकोमोडेशन में काम आएगी, इसलिए हम एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लैंड एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो जो अवेलेबल लैंड है उसी में हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। दूसरा, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ये भारत की बहुत ही कमज़ोर है कि हमारे जो लाइव स्टॉक हैं, जो पशुओं से जो उत्पादकता है वो बहुत कमज़ोर है। जो पशु है, जो कैटल है, वो उत्पादकता भी कम है और उससे जैसे मीट और मिल्क और इन सब का प्रोडक्टिविटी भी कम आती है। दूसरा, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। जैसे एट प्रेजेंट में 80% वाटर एग्रीकल्चर में जाता है, तो वी शुड यूज वाइजली दीज रिसोर्सेज। तो जैसे अगर हम इस वाटर इनपुट को कम करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती है और किसान की ओवरऑल कॉस्ट भी घटेगी। तो देखो, इनकम बढ़ाने का 2 तरीका है। पहला, हम उनका टोटल इनकम बढ़ा दें, मतलब जो उन्होंने अर्न किया है वो बढ़ा दें, और दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। तो जैसे ही आय बढ़ेगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी तो मार्जिन बढ़ेगा और किसानों की स्थिति में सुधार होगा, उनकी नेट इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दलवई जी ने कहा था। दूसरा है इंक्रीज इन क्रॉप इंटेंसिटी। ठीक है, शस्य गहनता इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि जैसे ये लैंड है तो हम इस लैंड से एक साल में 1, 2 या 3 फसल लें, तो जो हमारा फिक्स भूमि है, निश्चित भूमि है, इससे हम टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा ले पाएँ। अगर जैसे राजस्थान जैसे एरिया में अगर इससे एक बार ही कृषि फसल ली जाती है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। 2 बार ली जाती है और मैक्सिमम होगी जब 3 या 4 फसल इससे ली जाती है, तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो इस तरह से बिना भूमि का आकार बढ़ाए हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं उन्हीं को ना करते हुए डाइवर्सिफाई करें। हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दें। ठीक है, फिर इंटर क्रॉपिंग करें, एक साथ 2 फसलें करें जो एक दूसरे को सहयोग करती हो। तो इस तरह से हाई वैल्यू क्रॉप्स हम करें और डाइवर्सिफाई लाएं। और लास्ट इन्होंने बताया कि जो किसानों को वास्तविक कीमत मिलती है, ठीक है, उत्पाद की, वो कीमत सही मिलनी चाहिए। जैसे बीच के जो मिडिल मैन है या जो मध्यस्थ है इनको एलिमिनेट किया जाए और कस्टमर, उपभोक्ता और फार्मर के बीच में मीडिएटर को खत्म करके सीधा कस्टमर जिस कीमत पर खरीदता है वो ज़्यादातर हिस्सा फार्मर को मिल जाए। कई बार देखा जाता है कि अगर फार्मर 20 रुपए किलो कोई चीज़ बेचता है तो कस्टमर को वो 100 रुपए किलो तक मिलती है, यानी 5 टाइम्स इंक्रीज। जो मिडिल मैन है वो सब 5 टाइम्स कमा लेते हैं, जबकि किसान 4-5 महीने काम करके इतना रिस्क लेकर और वह सिर्फ 1/5 पार्ट ले पाता है। तो इस मिडिल मैन को ख़त्म किया जाए, इनकी संख्या घटाई जाए ताकि किसानों को लाभ ज़्यादा मिले। ये दलवई जी की सिफारिशें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिलेटेड कहीं भी ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि अशोक दलवई समिति की क्या सिफारिशें, नहीं, कहीं भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस में ये 6 पॉइंट
अभी मेजर है, हॉट टॉपिक है, हर जगह ये ऐसे इश्यूज हैं, तो इनको यूज किया जा सकता है। जब कभी हमको पॉइंट बनाने में इश्यूज आ रहे हैं तो इन पॉइंट में से कुछ बिंदु लिए जा सकते हैं और अच्छे आर्गुमेंट तैयार किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिया है कि तब एक आर्टिकल में आया है, ये सब बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे डिजिटल मंच से कलेक्ट किए गए बिंदु जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं वही हमने इंक्लूड किए कि अगर 2022 तक हमको इनकम डबल करनी थी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मोर देन 10% पर एनम होनी थी, ठीक है, एनुअल ग्रोथ फार्म सेक्टर में, और हम हार्डली से 4% तक भी नहीं ला पा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य था पहले कि हम 4% तक ग्रो कराएं, ठीक है। तो बहुत एम्बिशियस टारगेट था ये 10.4% एग्रीकल्चर में ग्रोथ प्राप्त करना, है ना, तब ही डबल हो पाएगा। तो अगला है कि जो इन्वेस्टमेंट है कि अगर ऐसा हमको करना है, डबल करना है, तो इरिगेशन सिंचाई में, एग्रीकल्चर मार्केट और लैंड डेवलपमेंट, इन 3 चीजों में, इरिगेशन में, है ना, मार्केट में और लैंड डेवलपमेंट में, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करना है। इरिगेशन जैसे अभी अराउंड 45% लैंड ही इरिगेटेड है, तो जो रिमेनिंग 55% लैंड है, अगर इसको इरिगेशन प्रोवाइड हो जाए तो यहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जैसे हमने ई नाम बोला जा रहा है कि मंडियों को नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कितने परसेंट किसान इसका लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत कम परसेंट है। ज़्यादातर मिडिल मैन ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो हम ऐसा एक प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसा वायबल और यूजर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि जो फार्मर हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के हाशिए पर हैं, सब तरह के विकास में अगर सबसे पीछे है तो फार्मर है। लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, अवेयरनेस, इन सब में अगर पीछे है तो फार्मर। तो आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो यूजर फ्रेंडली हो, फार्मर की डिपेंडेंसी ना हो किसी पर, वह खुद वाइजली डिसीजन ले पाए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर पाए, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें देखें। दूसरा, लैंड डेवलपमेंट मतलब जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करें, उसमें सही से, जैसे भूमि समतलीकरण, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाना, उसका सही ट्रीटमेंट होना। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, किसके लिए? लैंड डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और इरिगेशन, इनके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो आप कभी भी आंसर लिखते समय अगर आपको ऐसा हो कि एग्रीकल्चर, जैसे हम सामान्य आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कृषि में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, कृषि में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से वाइजली दें, जैसे क्या इक्वेशन बना सकते हैं? एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स, फिर यहाँ 3 चीजें लिख सकते हैं, इरिगेशन प्लस मार्केट डेवलपमेंट प्लस लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना आए, जैसे अगर मान लो प्रश्न ऐसा आ जाए कि कृषि का उत्थान किस तरह से करना है, कैसे कृषि को डेवलप किया जा सकता है, तब तो ये सीधा ही टॉपिक है। तो फिर तो आपको जो अशोक दलवई कमेटी है उनकी 6 बातें और यहाँ इन्वेस्टमेंट, अब हम सीधा ना लिखें कि नहीं कृषि में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, अरे हम आर्ग्यूमेंट करें आगे प्रॉपर इरिगेशन में, ताकि 40 और 45% से बढ़कर इरिगेटेड लैंड को बढ़ाया जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चर मार्केट से एक्सेस बढ़े लोगों का, फार्मर उसको यूज कर पाए, सिर्फ का नाम लिखने के लिए नहीं, यूजेबल होना चाहिए। और लैंड डेवलपमेंट, जिससे लैंड की क्वालिटी बढ़ सके, उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ सके, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अगला है इसी में कि एग्रीकल्चर एक इतना बढ़िया एग्रीकल्चर, आप अगर देखोगे ना इंडिया में पॉवर्टी
मेजर इशू है। और सबसे ज़्यादा गरीबों का जो कलेक्शन है, सो सबसे ज़्यादा गरीब है और इवन इंटेंसिव पॉवर्टी है, बहुत भयानक गरीबी है, वो सब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, चाहे स्मॉल फार्मर हो चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो। तो ये सब पॉवर्टी का बहुत बड़ा रिलेशन है एग्रीकल्चर से। तो अगर हम एग्रीकल्चर को अच्छे से कर पाते हैं, उसका अच्छे से उत्थान कर पाते हैं, तो हम रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी को डबल स्पीड से कम कर सकते हैं। ठीक है, किसकी तुलना में? अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं उसकी तुलना में। जैसे इंडिया का ऐसा बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट लेस डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, ठीक है, या इसका जो ग्रोथ है, इंडिया का ग्रोथ है, उसका लाभ मार्जिनल सेक्शन या जो हंसिए पर लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। जो सक्षम है वही इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे इंडिया में विदेशी लोग खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उससे खूब लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारा फार्मर एज इट इज है। तो इस जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ को टारगेट करें, बजाय नहीं उसके साथ, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, है ना, फिर इक्विटी और ये सब चीज़ें, तो इनमें तो ग्रोथ हो ही रही है। इन मैन्युफैक्चरिंग भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं बट उसमें चैलेंजेस है। तो ये जो जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी तुलना में एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ उतनी ही हो बराबर, जैसे 10% अगर जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ है और 10% ही एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, तो 2 गुना स्पीड से गरीबों की संख्या कम होगी, जो एक वेलफेयर स्टेट का रियल टारगेट होना चाहिए। तो 2 गुना स्पीड से गरीबों की संख्या कम होगी, इसलिए इफेक्टिव भी है एग्रीकल्चर। वी शुड टारगेट एग्रीकल्चर, और ये बहुत सही टारगेट किया था कि 2022 तक हमको इनकम डबल करनी थी। बट हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कितनी हुई है और क्या संभावना है डबल होने की। ठीक है, तो इसमें फिर आगे देखते हैं हम कि आगे है इसमें एक जो ये सर्वे आया है, इसी सर्वे ने बताया है कि एग्रीकल्चर जो कोई फार्मर है उसकी इनकम का कंपोजिशन अगर हम देखें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर फार्म खेत से इसे 37.7% इनकम हो रही है खेत से। इसे लाइव स्टॉक से यानी कि पशुपालन से इनकम हो रही है अराउंड 15% या 15.5%। और इसे जो डेली वेजेस हैं, यानी जो डेली मजदूरी ये करते हैं, मनरेगा हुआ या कोई और अन्य मजदूरी हुई, वहां से आ रहा है 40%। ठीक है, 40% इनकम वहां से आ रहा है। तो ये यहां पर ये कहने को मिलता है कि 37% वेटेज है अगर हम सिर्फ फार्म का देखें, तो जो फसल उत्पादन है उसका देखें तो 37% फार्म से है। वेजेस तो इसमें ले नहीं सकते हम, क्यों? वेजेस कैसे लेंगे? ये तो इनकम जो हमने डबल इनकम की है ना, इसमें टारगेट हमारा फार्म, लाइव स्टॉक, पशुपालन और जो अन्य चीज़ें की इनपुट कॉस्ट कम की जाए ताकि हम इनकम डबल। पर जो मैक्सिमम इनका इनकम का शेयर है वो तो वेजेस से है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्बिनेशन बताया है कि वेजेस। अब वेजेस को क्या किया है, जो मजदूरी है उसको मनरेगा ने जरूर बढ़ाया है, मनरेगा बढ़ाने में उसको सही हो रहा है। तो ये आप कॉम्बिनेशन बिल्कुल याद रखें, इससे आपको फार्मर की प्रोफाइल का जनरल पता चल रहा है। हम कहीं भी प्रश्नों में, गरीबी के में, गवर्नेंस के में, वेलफेयर के में, कई सारी स्कीम्स के में, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में, एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट, ग्रामीण समस्याओं में, इन सभी प्रश्नों पर इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। हम जनरल बता सकते हैं कि फार्मर्स का ये प्रोफाइल है। 38% वो फार्मर ले रहे हैं कहाँ से?
कि फसलों से, 15.5% ले रहे हैं वो लाइव स्टॉक से, और 40% ले रहे हैं वो कहाँ से, दैनिक मजदूरी से। तो हम कोई भी सजेशन दे सकते हैं इनको कोट करके, या इनमें से एक को कोट करके, कि हम मजदूरी हमें बढ़ाना चाहिए, मनरेगा की दर बढ़ानी चाहिए, ताकि इनकम में 40% का ग्रोथ, 40% का जो पार्ट है उसको बढ़ाया जा सके। तो इस तरह के आर्गुमेंट, तो आप इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी सर्वे ने बताया कि अगर हम 2011-12 के प्राइस को देखें तो 6% तक इनकम ग्रोथ हुई है। ये इसको हम छोड़ते हैं और हम देखते हैं कि पहले जो उन्होंने बताया था कि वर्तमान में मंथली इनकम है 10,218, और इसने बताया कि 2000 पहले इनकी जो मंथली इनकम थी 15-16 में जब स्कीम स्टार्ट हुई थी वो थी 6,426। तो अराउंड लेस देन 4,000 रुपीज का ग्रोथ है। ठीक है, 4,000 रुपीज का ग्रोथ है इस टर्म्स में। लेकिन इसमें जो मेजर ग्रोथ है, इस 4,000 का जो मेजर पार्ट ग्रोथ है वो है वेजेस की वजह से, दैनिक मजदूरी की वजह से। फार्म का पार्ट तो 60% है, 60%, जिसमें लाइव स्टॉक आता है और फार्म एग्रीकल्चर आता है, फसलें आती हैं। तो इस 4,000 में से भी 40% वेटेज है मजदूरी का। ठीक है, तो ये एक हमने देखा जो इसने डाटा बताया कि इस तरह से ये इस सर्वे का आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक हैं एकदम। कुछ की टर्म्स हैं जो कई आर्टिकल्स में सुझाव दिया कि इस तरह से अगर हम करें तो बढ़ सकता है इनकम, और ये जैसे FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपके आगामी मेंस में चाहे UPSC का हो चाहे MPPSC का हो, ये टर्मिनोलॉजी आएगी ही आएगी। FPO ये तय है कि आने वाले मेंस में ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, कहीं भी मौका मिलेगा, चाहे किसानों की आय संबंधित, चाहे कृषि विपणन, कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित, चाहे रूरल डेवलपमेंट से संबंधित, जहां भी मौका मिले आपको FPO यूज करना है। फार्मर्स एक ग्रुप बनाकर अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं एक एग्रीमेंट से ताकि कीमत मैक्सिमम मिल सके। WDRA, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जहां हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि 30% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खराब होते हैं, वहां पर ये टर्म बहुत ऑथेंटिक हो जाती है कि वेयर हाउस डेवलपमेंट के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई है और वो काम कर रही है इस पर। एक आर्टिकल था जिसमें एक रिटायर्ड IAS थे, उन्होंने कहा था कि यूपी में ये पोस्ट है एक अलग से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, और वो खुद इस पोस्ट पर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने FPOs को अच्छे से डेवलप किया, लोग किसानों को हम आपस में जोड़कर और उनको कलेक्टिव प्रोडक्ट बेचने की प्रयास करते थे, उनको एग्री करते थे ताकि अच्छा कीमत मिल सके, बड़ी कंपनियों से सीधा एग्रीमेंट किया जा सके, किसानों को कॉस्ट कम आए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बहुत बड़ा माल जब एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा तो बड़ी बड़ी गाड़ी होगी और वहां पर खर्चा कम आएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जो UPSC में लिखेंगे वो ये सजेशन दे सकते हैं कि इंडिया में भी इस तरह का एग्रीकल्चर, जैसे अपन इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज का हम बोलते हैं, उसी तरह से कि इस तरह की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। अलग से राज्य सरकार इस तरह की पोस्ट क्रिएट कर सकती है और IAS और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इन सबको लगा सकती है ताकि वो एग्रीकल्चर में विशेष प्रयास करें। ठीक है, और MPPSC में तो ये धड़ल्ले से लिख ही सकते हैं, बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर जैसी पोस्ट हमको बनानी चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये हम सभी पढ़ते हैं, हम UPSC में पढ़ते हैं और MPPSC में, तो इनके अनुसार स्ट्रेटजी और इनके अनुसार अप्रोच होनी ही चाहिए। जैसे विदर्भ का केस था, विदर्भ में क्या हुआ, किसानों की आत्महत्या या उनकी ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा इशू था डेब्ट ट्रैप, कि वो वहां पर गन्ने की फसल सपोर्ट नहीं करती थी,
वाटर इतना नहीं था, पर फिर भी वो एक ये व्यापारिक फसल थी, इसमें आम मुनाफा ज़्यादा होता था। उस लोभ से वो गन्ने की फसल करना चाहते थे और उनको नुकसान होता था और वो लॉस में जाते थे। तो आप जहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जैसा जोन है वैसा आप कृषि कीजिए ताकि इकोसिस्टम भी सुरक्षित रहे और आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये हम यहां पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन टर्म यूज कर सकते हैं आंसर्स में। राष्ट्रीय कृषि विशिष्ट उत्पादन योजना, जैसे ये उसी तरह की एक योजना है, मान लो डिटेल में आप देख लेना, लेकिन जैसे एमपी में है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, बहुत अच्छी योजना है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक पर फोकस किया जाए और पूरे इंडिया में उसको सप्लाई किया जाए, अच्छी दाम पर उसकी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी बनाया जाए, वेयर हाउस बनाया जाए ताकि किसानों को अच्छा दाम मिले। इसी तरह से कृषि विशिष्ट उत्पादन योजना, हम विशेष प्रोडक्ट के लिए, विशेष उपज के लिए विकास कार्य कर सकते हैं। इसको आत्मनिर्भर भारत योजना, इसमें दो चीजें ठीक हैं। पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,00,000 करोड़ का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो आत्मनिर्भर मतलब किसमें कि जैसे मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन हो, मशीनीकरण हो, ज़्यादातर मशीनों से होना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, इरिगेशन में, इन सब में काम आ सके। अभी एलाइड सेक्टर को डेवलप करने के लिए हाल ही में एक आर्टिकल में था हनी कॉर्नर्स या मधु क्रांति पोर्टल्स, ताकि हनी प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें एक आता है हनी प्रोडक्ट, तो ट्राइबल्स, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इन सब की इनकम बढ़ाई जा सके और उनको ट्रेनिंग देकर हनी प्रोडक्शन का, मतलब आर्टिफिशियल रूप से वो वहाँ पालन करें मधुमक्खियों का और उनकी आय बढ़ाई जा सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हनी कॉर्नर्स, मधु क्रांति पोर्टल, और आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ठीक लग रहा है हनी कॉर्नर्स, तो हनी कॉर्नर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट यही है कि इनकम इनका 6,000 जो हमने देखा लगभग 4K के आसपास बढ़ी है, जिसमें 40% वो है। तो ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। कुछ और चीजें हैं जो हम डिटेल में देखते हैं जल्दी जल्दी, जैसे फार्म इनकम, मतलब जो फसल से जो इनकम है वो तो रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम में वेजेस बढ़ा है, जो जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ी, उसका हिस्सा बढ़ा है और दैनिक मजदूरी की दर भी बढ़ी है, तो वहां से आय बढ़ी है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में बताया है कि 6 साल में पर मंथ इतना इनकम बढ़ा है, इस तरह से, तो ये भी हम वो देख चुके हैं काफ़ी। हाँ, ये हम देखते हैं कि जो अभी प्रोटेस्ट हुए हैं अभी, जो किसान कानून और इन सब में प्रोटेस्ट हुए हैं, 700 से अधिक फार्मर्स ने अपनी जान उसमें गंवाई है। तो कहीं भी कोर्ट करने में काम आ सकता है, निबंध में, है ना, ये गवर्नेंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, इंटरव्यू में काम आ सकता है, ठीक है, प्रोटेस्ट का और इन सब का। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट बोल सकता है कि सरकार ने, बताओ ऐसा बिल लाई सरकार, और कहाँ, मतलब इंटरव्यू वगैरह में क्या औचित्य है कि इतने लोग किसान प्रोटेस्ट में मरे, उसके बाद वापस लिया। तो आपको जो भी स्टैंड इस पे रखना हो उस तरह से कि भाई एक सरकार को तो इनोवेटिव पहल हमेशा लेनी ही है, एक दूरदृष्टिता के साथ सोचना ही है। जैसे बुलेट ट्रेन जब चलाई थी, बुलेट ट्रेन, तब भी ऐसा ही हुआ था कि नहीं, यहाँ जब इतने लोग गरीब हैं, है ना, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पर क्या ही इतना इन्वेस्ट करना, पर फ्यूचर का भी हमको सब सेक्टर्स साथ में लेके चलने होते हैं। तो गवर्नमेंट एक ओवरऑल दृष्टिकोण उसमें देखती है। जैसे कई आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि जब इसरो इस्टेब्लिश हुआ था तब भी ऐसा था, तब भी इस तरह के प्रोटेस्ट या इस तरह के आर्टिकल्स आए थे कि जहां इतने लोग गरीब है, तब तो गरीबी और ज़्यादा थी,
स्वतंत्रता के जस्ट बाद। तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद जब गरीबी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था, तब तो इसरो जैसी संस्था में इतना पैसा लगाना तो खूब विरोध हुआ था। पर आज देखो, इसरो इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्वायत्तिक एक रणनीतिक स्वायत्ता, रणनीतिक कि हम जो चाहें वो किसी ऐसा नहीं, दूसरे देश पर हमारे जो सिक्योरिटी और जो सामरिक मुद्दे हैं उस पर दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। जैसे 1999 में कारगिल वॉर में हमने जीपीएस की हेल्प लेना चाहिए यूएस से, पर यूएस ने कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए है, जो नॉन यूएसए अलायंस है उनके लिए, तो अमेरिका के क्लोज हैं उन्हीं के लिए ये सामरिक है। तो उन्होंने नहीं दी और हमने काफ़ी ह्यूमन लॉस, मतलब हमारे कई सैनिक शहीद हुए इस वॉर में। अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती तो हम बेहतर तरीके से उस ऑपरेशन को कर सकते थे। तो फिर हमने IRNSS या हमारा जो GPS है वो डेवलप किया। तो ये इसरो की वजह से ही पॉसिबल है। आज GIS GPS अपना है ना, और इस तरह का, तो ये रिमोट सेंसिंग, तो ये इसरो की वजह से ही पॉसिबल है। तो इंडिया को, मतलब हम ये स्टैंड ले सकते हैं कि सरकार को दूरदृष्टिता से और समग्रता में देखना होता है कि आज 20 साल 50 साल बाद क्या सिचुएशन होगी और कौन से कानून किसानों के लिए ठीक रहेंगे। पर किसान हो सकता है कि तात्कालिक रूप से वह कानून इतने प्रभावी ना दिखें, ठीक है। तो वही विरोध हुआ और सरकार ने ठीक समझा कि भाई ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वो वापस लेके रख दिए गए, नहीं। GST भी जैसे पहले भी बहुत चर्चा में था, ठीक है, बट उपयुक्त समय आया तो सरकार ने लागू किया। तो इन कानूनों को भी उपयुक्त समय आने पर सरकार लागू करेगी, ठीक है। इसी तरह से है, देखिए अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रेटिकल, मतलब एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया है कि 2000 से जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, जो वर्ल्ड में जो हमारा परसेंटेज था, ग्लोबल शेयर एग्रीकल्चर, जो कृषि उत्पाद थे उनका हमारा वैश्विक प्रतिशत सिर्फ 1.1 था। इंडिया से 1.1% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, वो बढ़कर 2.2 हो गया है। तो बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, डबल हो गया है लगभग 20 सालों में। तो इस रेट को हमको बढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे अपन बोलेंगे कि नहीं डबल ही तो हुआ है, तो आप ये भी तो देखो कि 1950 से लेकर 2000 तक, यानी कि लगभग 50 सालों में जो 1.1 हुआ था वो अगले 20 सालों में डबल हो गया है, 1.1 बढ़ के 2.2 हो गया है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको ये दिखाना है कि हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो ये 20 साल वाला डिफरेंस 50 ईयर बनाम 20 ईयर दिखा सकते हैं। और हमको दिखाना है कि नेगेटिव है तो बता सकते हैं यार इतना बड़ा सेकंड पॉपुलेशन कंट्री, 7वां क्षेत्रफल में, तो उसका सिर्फ 2.2%, और बरसों से एग्रीकल्चर जिसका लगभग 70% जनता गाँव में रहती है और इतनी ही प्रतिशत जनता कृषि करती है, ठीक है। आधे से अधिक जनता एग्रीकल्चर में है, तो उसमें सिर्फ इतना परसेंट 2.2%। तो ऐसा बहुत सारे एस्पेक्ट हम आंकड़ों से दिखा सकते हैं। दूसरा एक ये भी बहुत नेगेटिव बात है, और एक और पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो एक आर्टिकल में था, कि थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों से हमारा कम है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है। ये देश ही इतना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर देते हैं जितना इतना बड़ा कंट्री इंडिया नहीं कर पाता। थाईलैंड और इंडोनेशिया है ही क्या, हमारे एक राज्य, कई तो एक सिटी के बराबर है, ठीक है। तो ये इतना एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हम पूरा मिलके नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तो हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, यहाँ खाने वाले ही इतने हैं, ठीक है, माथे ही हमारे यहाँ इतने हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो तो इंटरनली ही कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। और भगदड़ है हमारे यहाँ, भगदड़ मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने का दबाव है हमारे ऊपर। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के क्रम में हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज और ये सब तो बहुत ज़्यादा मानक से काम करती। अगला है कि हमारे जो
एक्सपोर्ट भी हैं वो सेमी प्रोसेस्ड हैं। मतलब देखो क्या होगा, जैसे आप देखो एक बात मैं एग्जांपल एक बताता हूँ। हमारे यहाँ से आयरन ओर लेकर, हमारे यहाँ से लेट से 50 रुपीज़ के जी, ये कोई ऐसा ही है, कोई ऐसा मत मानना आपकी है। हमारे यहाँ से आयरन ओर 50 रुपये किलो लेकर जापान उसकी मशीन में अच्छे से प्रोसेस्ड करके और उसकी अच्छी स्टील बनाकर हमको 5000 रुपीज़ एक केजी, यानी कई टाइम्स, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ 100 टाइम्स प्रॉफिट में हमको ही बेच देता है दोबारा। तो कहने का मतलब ये कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यू है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो हमको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचना चाहिए। इंडिया का ये सबसे बड़ा इशू है कि ये सेमी प्रोसेस्ड या रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करता है। हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, ना उतना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनना। तो मेक इन इंडिया यानी कि यही प्रोसेस करके चीज़ें हम भेजें, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में भेजें, कंज्यूमेबल आइटम के रूप में हम भेजें, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि पोटैटो या आलू 10 रुपये किलो और उसी का बनाया हुआ चिप्स 1 किलो लगभग 200 रुपये का, या जो भी होगा, लेकिन कई टाइम्स, तो 20 टाइम्स। तो इसी तरह का, तो बेक इन इंडिया आप जरूर कोट करें किसी भी आंसर में। बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है ये डेयरी एक्सपोर्ट जोन्स, जैसे हमने सेज बनाए थे, है ना, उसी तरह से डेयरी एक्सपोर्ट जोन बनाए जा सकते हैं। वहाँ से मतलब सेज का एक मोटा मोटा, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पर अगर हम बोलें तो इंडिया अपनी ही क्षेत्र में एक विदेशी हब था ये। यहाँ पर जैसे ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये सब मिनिमम थी या नहीं थी, तो आराम से हम इंपोर्ट करते थे, यहाँ वैल्यू एडिशन करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, तो जो वैल्यू एडिशन का मार्जिन है वो हम कमाते थे, या ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था। ऐसा ही डेयरी एक्सपोर्ट जोन्स भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिया में एक जोन बनाया, ठीक है, कहीं भी जोन बनाया पोर्ट के आसपास, पूरे एक जो हिंटरलैंड है, जो उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पर वो प्रोडक्ट इकट्ठे किए, यहाँ पर वेयर हाउस और बहुत अच्छी सुविधाएं रखी और फिर एक्सपोर्ट किया। तो डेयरी एक्सपोर्ट जोन हम बना सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जोन्स हम बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है। जैसे देखो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सभी फ्यूचर है, बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और चीज़ें तेजी से मार्केट में आ रही है। ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी फ्यूचर है ना। लेकिन देखो जितना ईवी में ग्रोथ है, क्योंकि ईवी भी कम चैलेंजिंग नहीं था, बैटरी से चलाना, चार्जिंग, पर धीरे धीरे ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़्यादा है, डिमांड खूब है, इसका विकल्प नहीं है भाई। जैसे पेट्रोलियम और ये सब सरकारें भी खत्म कर रही है, तो ईवी के लिए जो एक उपयुक्त वो इकोसिस्टम चाहिए था वो सरकार ने बनाया है। जैसे सरकार ने बनाया कि 2030 के बाद हम डीजल इंजन बनाना ही या पेट्रोलियम इंजन बनाना ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उपयुक्त माहौल सरकार ने बनाया, तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से ग्रो किए हैं, है ना। इसी तरह का सेम माहौल ऑर्गेनिक के लिए भी होना चाहिए और उसको भी उसी स्पीड से बढ़ने की जरूरत है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जोन्स, ठीक है, और WTO कंपेटिबल मैनर, वही मानक को हमको फॉलो करना चाहिए ताकि विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट करने में हमको दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जैसे जो ये मोटा मोटा मुद्दा ये कहता है कि हमारा जो MSP है वो कम लोगों तक उसकी रीच है, सिर्फ 6%, और 94% इससे बाहर है, ठीक है। तो ये रीच भी हम बढ़ा सकते हैं, पर इसमें भी इशू है। इशू क्या है? FCI गोदाम हमारे ऑलरेडी ही ओवरलोडेड है, वो तो पहले ही बहुत, उनमें तो स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, वहाँ तो वैसे ही खाद्यान्न खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मतलब डिसीजंस में कई बार बोला है कि जब ये खाद्यान्न फूड ग्रेन खराब हो रहा है तो क्यों ना आप ये गरीबों या जो भूखे हैं जिनके पास खाने को खाद्यान्न नहीं है
उनको बांट दिया जाए, उनको बांट दिया जाए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिलेमा ऐसी विरोधाभासी सिचुएशन है कि हमारे यहाँ भूखमरी से ग्रस्त लोग भी हैं, है ना, ठीक है, और दूसरा फूड ग्रेन भी खराब हो रहा है। तो आप ये क्यों विरोधाभासी स्थिति बनाए हुए हैं, क्यों नहीं इस एक्सेस फूड ग्रेन को आप गरीबों में बांट देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एमएसपी का दायरा बढ़ाया जा सकता है, कुछ चैनल डेवलप की जा सकती है, जैसे एफसीआई पर आया तो एफसीआई पर कुछ आगे चैनल डेवलप की जा सकती हैं, जैसे जो कुछ आटा मिल हैं या एक्सपोर्ट हैं, मतलब हालांकि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इसको क्योंकि वो WTO के भी कुछ मानक हैं जहाँ आर्टिफिशियल प्राइस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। पर कुछ ना कुछ चैनल क्रिएट की जा सकती हैं और इन चैनल से एफसीआई का प्रोक्योरमेंट ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जैसे प्रोक्योरमेंट में प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करके और उनकी भी डिमांड, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी ऐसा बोल सकती हैं कि हमको भी एफसीआई के थ्रू ही या एमएसपी के थ्रू ही प्रोक्योरमेंट करना है। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। मतलब आपको ये चैनल ग्रो करनी पड़ेगी। एफसीआई पर आकर जो फूड ग्रेन रुक जा रहा है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये जो 6% का आंकड़ा है फार्मर्स का ये बढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये बढ़ नहीं पाएगा। तो ये आप सजेशन दे सकते हैं। अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसमें ये कहा है कि जो 2012 और 13 की तुलना में अभी 18 और 19 में आउटस्टैंडिंग लोन बढ़ा है, किसानों का कई गुना बढ़ा है आउटस्टैंडिंग लोन। जैसे लगभग 70-80%, जहां 47 के आउटस्टैंडिंग लोन था, मतलब किसी किसान पर एवरेज 47,000 रुपये का लोन था, वो बढ़कर 74,000 हो गया है। तो किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी है। और एक जबरदस्त आंकड़ा है कि मिजोरम में तो यह इस अवधि में 709 गुना हो गई है, और बाकी मिजोरम टॉप पे था, बाकी के 1-2 स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट के ही थे। तो जैसे ये मिजोरम जैसा इशू, ये भी एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं और अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि मिजोरम में ऐसा क्या हुआ जिससे इतना गुना आउटस्टैंडिंग बढ़ा, ठीक है। तो आप इस तरह के फैक्ट यूज कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये दबाव है कि हम थोड़ा सा तेजी से इस आर्टिकल को कवर करें ताकि ये इन शॉर्ट बना रहे, इसलिए हम हर चीज की डिटेल में नहीं जा सकते। एक ये टर्म है जो ठीक लगी, डिजिटल एग्रीकल्चर। तो इस टर्म का आप ध्यान दें, बस नोट्स आपको ये मिल जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर इन नोट्स को देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर वाला आप टर्म ध्यान रखें, इसमें क्या क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड वेस्ट बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है, स्ट्रेस्ड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, फूड, है ना, फोर्टिफिकेशन और इन सब का डिमांड बढ़ता है। तो डिजिटल का यही एस्पेक्ट है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप टर्मिनोलॉजी याद रखें। ये भी 1-2 ग्राफ बहुत अच्छे हैं, जैसे इंटरनेट यूजर्स, तो 2020 में लगभग 69 करोड़, ठीक है, लगभग 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। ये डेटा बिल्कुल आप याद करें। 2 ग्राफ हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि हर जगह ये काम आएगा, ई गवर्नेंस में, डिजिटल इकोनॉमी में, ऑनलाइन एजुकेशन में, सब जगह। और पेनिट्रेशन है, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो सिर्फ 50% है, कि अभी 50% एरियाज में ही इंटरनेट को अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो ये आप देखें। अगला अपन इसमें देखते हैं कि जो अगला मुद्दा है वो देखें कि ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्री में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक तो डबल इनकम का बन सकता है, 2022 दलवई कमेटी है ही इसमें एक फैक्ट, ठीक है। फिर दूसरा ये कि ये सब हम नहीं मानते कि जैसे कुछ आंकड़े पूछेंगे, नहीं, ये आंकड़े तो उसी के लिए ठीक है, किसके लिए, हमको मीन्स वगैरह में लिखने के लिए या इंटरव्यू में कोटेशन बोलने के लिए। फिर एफपीओ पे बन सकता है, फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इस पे बन सकता है,
ठीक है, तो इस तरह की चीजें। फिर क्या, जैसे हर मेड पर पेड़, तो एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप करने के लिए तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा है कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बम्बू यानी बांस को ट्री, पेड़ की डेफिनेशन से हटाकर ग्रास की डेफिनेशन में ले आए, ताकि उसको काटा जा सके, उसको बिना अनुमति के काटा जा सके। इसको ग्रीन गोल्ड कहा है क्योंकि यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, इसकी डिमांड भी खूब है। तो और इसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है, ये तेज़ी से बढ़ता है और इसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। यूनिट एरिया में एक झाड़ी के रूप में ये होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के आप और वहाँ पर ले सकते हैं। मेंस में प्रश्न बन सकते हैं, किसानों की आय दुगनी का समीक्षा कीजिए, है ना, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए। फिर आप सुझाव मांग सकते हैं, ठीक है। फिर कितना, मतलब अब ऐसे ट्रिकी सवाल पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में इवन कि कितनी संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। क्या बाधक तत्व हैं, क्या हर्डल्स हैं डबल करने में, ठीक है। डबल करना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल है या वास्तविकता है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है एमपीपीएससी में सीधा कि 2022 में आय दुगनी करने के सुझाव दीजिए, क्या प्रयास किए गए हैं ये दीजिए। तो प्रयास हम लोगों ने पढ़े ही हैं, ठीक है। कीवर्ड्स में सहायक तत्व क्या है उसके, जैसे तो हमने देखा वो जो प्रोफाइल देखी थी, 40% मजदूरी से बढ़ा है, 37% खेती से बढ़ा है ना, क्रॉप से, और लगभग 16% किससे, एनिमल हस्बेंड्री से बढ़ा है। तो ये सब करके यहाँ पर सहायक तत्वों को हम फैक्चुअल और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे इन्वेस्टमेंट का हमने देखा था, मार्केटिंग में, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट में और इरिगेशन में, तो इनको यहाँ इन जो फैक्ट हमने देखे हैं उनको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यूपीएससी में थोड़ा ट्रिकी सवाल बिल्कुल चांस है, एग्रीकल्चर पे तो आएगा ही आएगा, और एमपीपीएससी में भी चांस है। इंटरव्यू में क्या स्थिति है कि कितनी आय बढ़ी है, क्या बहुत महत्वाकांक्षी है, या क्या आपको लगता है कि ये एक वास्तविकता के धरातल पर लिया गया डिसीजन था। कोविड में बता सकते हैं कि कोविड में तो इसे छोड़ देना ही चाहिए था, जबकि अभी माननीय कृषि मंत्री ने कहा था कि नहीं, हम एग्रीकल्चर का इनकम डबल करने के लक्ष्य को परस्यू कर रहे हैं, हम अभी भी उस पे प्रतिबद्ध हैं और हम उसको डबल करके रहेंगे। इस तरह का एक विद इन 1 ईयर के बीच में ऐसा स्टेटमेंट था, ठीक है। तो वो स्टैंड हमने ये पूरा डिस्कस किया ही है प्रॉपर। ये मेजर एक इशू था डबल करने का इनकम। इसमें हमने सामान्य पॉइंट नहीं कवर किए हैं, ठीक है, कि केसीसी, वित्तीय इंक्लूजन, ठीक है, मैकेनाइजेशन, किसानों की जोत का आकार कम होना, हदबंदी चकबंदी, वो आप ट्रेडिशनल है जो हम इनसे टॉपिक पे, और हमको लगना चाहिए कि लास्ट टाइम में जो आप रिवीजन करके जाएंगे वो टॉपिक हमने वो पॉइंट हमने यहाँ कवर किए हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट टॉपिक्स जो बहुत जल्दी जल्दी हमको देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हमने देखा ही है, विश्व की दूसरी बड़ी प्रतिमा है जो भी है बैठी हुई, और इतने फुट का है। संत रामानुजाचार्य एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इस प्रतिमा की वजह से चर्चा में, तो ये इनके बारे में हमको पढ़ना जरूरी है। इलिया पेरुमल, कोई बहुत ज़्यादा टफ 3 मार्कर बन जाए या यूपीएससी प्री टाइप में कुछ ऐसा पूछ ले तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। विशिष्टा द्वैत बिल्कुल 3 मार्कर में एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, और जो 150 वर्ड्स में होता है तो विशिष्टा द्वैतवाद पर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसा औरों को भी मिला के, भक्ति आंदोलन और ऐसा मिला के आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता, तो और ये बहुत अच्छा स्टेप भी है कि जो हमारे बेसिक वैल्यूज हैं, भाई आज हमारे यहाँ यूनिटी एज ए कंट्री जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही सोसाइटी में को इंटीग्रेट करने के लिए, सोसाइटी में हार्मोनी बनाए रखने के लिए, सोशल फैब्रिक्स को मजबूत बनाए रखने के लिए इक्विलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छा स्टेप है, ऑल्दो कि कई आर्टिकल्स मिलेंगे
कि मूर्तियों पे पैसा खराब किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वैसा हो रहा है, गरीबी है, ये हो, बट ये सिंबल है जिससे बार बार उस वैल्यू का पता चलता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो भारत की एकता कितनी महत्वपूर्ण है, ये बार बार वो वैल्यू, वो जब भी उन प्रतिमा की चर्चा होती है या उनके बारे में कुछ आता है या उस प्रतिमा की फोटो आती है, तो ये वैल्यू हमारे ऊपर हम वापस रिकॉल करते हैं और मजबूत होते जाते हैं, है ना। इसी जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं तो गांधी जी की सभी वैल्यूज हम रिजुनवेट करते हैं, दोबारा से वो सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, रिकॉल करते हैं और वो उनका अस्तित्व बना रहता है। ये अगला टॉपिक है हमारा कि आरक्षण की 50% सीमा। तो इसमें कुछ कहा है, जैसे अभी ये तो बहुत ही मामूली था आर्टिकल कि यूपीएससी में रिट लगाई है ना, रिजल्ट के बारे में कि 50% आरक्षण के अनुकूल नहीं था या वैसा था, इस तरह से ये मामला नहीं है। पर इंदिरा साहनी मामला इंपॉर्टेंट है, इसमें 50% का कॉन्सेप्ट आया था 1992 में, एकदम इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन दे रखा है, तो कई बार समझ में नहीं आता है सामान्य बच्चों को, मतलब सामान्यतः जिन्होंने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है कि 69% कैसे। तो वहां पर जैसे राज्य सरकार ने ये बिल पास किया और इसको पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने इसे 9वीं अनुसूची में रख दिया। और 9वीं अनुसूची में आपको पता हो तो ऐसे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से परे थे। हालांकि केशवानंद भारती 1973 के बाद इनका रिव्यू होना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि इसके बाद जो भी मामले इसमें आएंगे उनका हम रिव्यू कर सकते हैं। तो इस वजह से वहां 69% आरक्षण बना हुआ है। फिर आर्टिकल्स में ये भी है कि भाई इंदिरा साहनी में मामले में केवल पदोन्नति, मतलब नियुक्तियों में आरक्षण की बात थी, पदोन्नति में नहीं थी, ठीक है। फिर जैसे EWS दे दिया गया, ठीक है, तो 10% आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन में। तो जो यूपीएससी वाला रेट थी वो इसी को लेकर थी, ठीक है, वो कोई ज़्यादा हमारी वो नहीं है। बस हम ये पॉइंट देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नीट के मामले में भी कुछ स्टेटमेंट बोले हैं जो हम कई जगह मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। जैसे आरक्षण योग्यता विरोधी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योग्यता के परिणामों को विस्तार देने के लिए, जैसे जो योग्यता है, ठीक है, टैलेंट है, ये समाज, इसका लाभ समाज के सभी तबके तक पहुंचे, ये इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप में जो दशाएं मिली हैं उसके अकॉर्डिंग योग्यता को मापना चाहिए। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी फैमिली में उसका पालन पोषण हुआ है तो उसकी योग्यता, और कोई बहुत जो खराब परिस्थितियों में पला बढ़ा है उसकी योग्यता, ठीक है। तो इन दोनों योग्यताओं में मतलब ऐसा डायरेक्ट तुलना करना एक तरह से अन्याय जैसा है। तो इस तरह का कहा है कि भाई योग्यता आरक्षण विरोधी नहीं है, योग्यता परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। 27% को बरकरार रखा, जो नीट वाला आया था वो मामला आप पढ़ लेना, है ना, कि भाई परीक्षा में प्रदर्शन केवल योग्यता का आकलन नहीं, सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब सोशली भी रेलिवेंस उसका होना चाहिए कि क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है ना, सभी लिंगों का प्रतिनिधित्व है या नहीं है, समाज के सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व है या नहीं है, समानता, ये योग्यता परीक्षा में जो प्रदर्शन है योग्यता और इन सब का, तो फाइनली ऐसा होना चाहिए कि उसमें समानता का मूल्य समाज में बढ़े, ना कि असमानता क्रिएट हो, ठीक है। तो समानता का मूल्य प्रसारित हो, इसलिए रिजर्वेशन को उन्होंने ठीक माना। प्रमोशन में आरक्षण, तो कुछ फैक्ट उसमें थे जो हम आपको बता देते हैं, आप कई जगह यूज कर सकते हैं। इंदिरा साहनी ने कहा था कि मामले में कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राज्य बाध्य नहीं है प्रमोशन में देने को लिए, बाध्य नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे तभी प्रमोशन में दे सकते हैं। ये 1992 में 3 बातें कही थी, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
राज्य बाध्य नहीं है प्रमोशन में देने को, और अगर प्रमोशन में देते हैं तो आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। फिर पिछड़ापन हो, उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, ये आंकड़े में आप बताएंगे, और समग्र दक्षता पर प्रभाव ना पड़ता हो। तो ये 3, 4, 5 चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो हमने समग्रता में, हम यहाँ कोई ऐसे विवाद में या ऐसे डिस्कशन में नहीं फंस रहे हैं कि आरक्षण ठीक है गलत है, ये इन शॉर्ट है। सिर्फ हम आपको कीवर्ड्स दिखाएंगे, वो आप आपके अनुसार कहीं भी यूज कर सकते हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट में कहा है, ये आप अच्छे आर्ग्यूमेंट के रूप में मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा साहनी के मामले में ये जो 4, 5, 6 चीजें हमने डिस्कस की, आंकड़े प्रस्तुत करना, पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, समग्र दक्षता, ठीक है, इन सब पर आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव जो एफिशिएंसी है उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तभी ऐसा किया जाना चाहिए। क्वाड समूह को हम बहुत जल्दी देखते हैं, ये भी चर्चा में था। जापान, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, ये चारों देशों से मिलकर ये क्वाड समूह बना। चतुष्पक्षीय 4 मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, है ना, सुरक्षा वार्ता है। कब से? 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद ये एक तरह से मरीन कोऑपरेशन था कि भाई 2 सागरों का मिलन होता है यहाँ पर, प्रशांत और हिंद, तो क्यों ना हम चारों देश मिलकर ऐसी आपदाओं में अर्ली वार्निंग के लिए सहयोग करें और ऐसी आपदाओं से बचाव हो सके। तो ऐसे ये स्टार्ट हुआ था, जो बाद में सिक्योरिटी डायलॉग में तब्दील हुआ। चीन इसे अपने अगेंस्ट में मानता है और इसे एशियाई नाटो कहता है। 2 सागरों का मिलन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, ये हमने देख लिया, प्रशांत और हिंद महासागर। इंडो पैसिफिक फ्री, किसी के भी प्रभाव से, किसी भी बंधन के अधीन नहीं होना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलते हैं, जैसे सार्क देश, ठीक है, ये सब। तो इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ साउथ चाइना सी का बड़ा इशू था, साउथ चाइना सी का, वो एग्रेसिवली चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा था, इसलिए भी ये समूह बहुत महत्वपूर्ण है। 2007 से इसका प्रथम बैठक हुई। ऊर्जा संक्रमण, ठीक है, देखो यूपीएससी के लिए तो ये सीधा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमपीपीएससी में क्वाड समूह करके आ सकता है, कौन कौन सा देश प्री में इसमें शामिल है और नहीं है, तो ये सीधा प्री का सवाल बन सकता है। ठीक है, कई जगह जैसे भारत, चीन, जो थोड़ा एमपीपीएससी में भी है, ठीक है, पड़ोसी देश करके, तो एशियाई नाटो जैसी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 सागरों का मिलन, तो स्वतंत्र, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, ऊर्जा संक्रमण जैसी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी की वजह से हमने इस आर्टिकल को लिया है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन मतलब अलग ही एनर्जी ट्रांजिशन होता है। जैसे अभी हम एक सोर्स पर मेजरली डिपेंड है एनर्जी पर, जो एनर्जी बास्केट है उसमें ज़्यादातर उपयोग है थर्मल का, कोल या फॉसिल्स फ्यूल का, है ना। ये एनर्जी बास्केट में अराउंड 67% या 70%। अब ये शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल की तरफ, रिन्यूएबल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये एक तरह से एनर्जी ट्रांजिशन होता है। पर यहाँ पर यूज किया गया है इसमें कि हम जैसे देशों के बीच में भी एनर्जी सहयोग करें, जैसे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है, कि इस तरह का मेजर सोलर ग्रिड्स बनाए जाएं कि सभी कंट्रीज में, जैसे अभी हम क्या करते हैं, जैसे सोलर के लिए मेजर इशू है लैंड का, मेजर इशू है लैंड का। ठीक है, हम ऐसे अपने बैरन एरियाज या ऐसे बंजर क्षेत्र को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन हो सके और हम सोलर प्रोड्यूस कर सके, पर ये तो विद इन कंट्री में है, तो इसमें इश्यूज आते हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड के, ऐसे लार्ज एरियाज हैं जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जैसे अरेबियन कंट्रीज, ठीक है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे देश हैं। तो ऐसे तो क्यों ना ये इंट्रा कंट्री
है ना, मतलब सॉरी इंटर कंट्री देशों के बीच में ऐसा सहयोग किया जा सके। कहीं भी हम लिख सकते हैं ऐसा, एनर्जी वाले टॉपिक में लिख सकते हैं, यूपीएससी में तो सीधा ही सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसको एज ए गुड आर्ग्यूमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। विनिर्माण अवसंरचना, देखो चीन को बोला जाता है विदेश का कारखाना, ठीक है, वर्ल्ड फैक्ट्री, विदेश का कारखाना। तो इंडिया से पूरा वर्ल्ड ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसे सब्स्टिट्यूट करे। देखो कैसे, किसी भी देश में विकास के प्रारंभिक चरण में मजदूरी दर कम होती है क्योंकि लोग, जनता गरीब होती है और वो कम दर पर कार्य करने को रेडी होती है। चीन में भी ये था, तो चीन ने जनता को स्किल करके, है ना, कौशल करके और इसका फायदा उठाया और वो आज मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि इंडिया इस तरह का फायदा उठाकर और अब जो वहाँ चीन में जो मजदूरी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसको सब्स्टिट्यूट करे, उसको ऑफसेट करे। ठीक है, और जैसे छोटे द्वीपों के लिए भी इन्होंने कमिट किया है कि छोटे द्वीपों के लिए भी हम ऐसा कार्य करेंगे। ठीक है, एक और लेते हैं, आगे कंटिन्यू रहेगा अगले सेशन में। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं रूफटॉप सोलर योजना। रूफटॉप सोलर योजना, इसमें क्या अब सब्सिडी प्रदान करना इजी कर दिया है कि आप जैसे एक फोटो भेजें जियोग्राफिक लोकेशन के साथ तो ही आपको, मतलब कहने कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्सिडी को इजी करो, सब्सिडी आसानी से दो और सोलर को प्रमोट करो। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर का दूसरा फेज अभी चल रहा है। तो जहां भी एनर्जी का टॉपिक है या रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पर हम देख सकते हैं कि सेकंड फेज है ये। 40,000 मेगावाट का रूफटॉप क्षमता का टारगेट किया था 2022 तक, चल रहा है 40,000 मेगावाट तक का। ठीक है, और टोटल क्षमता मानी है 124 गीगावाट की। इतनी क्षमता मानी है कि रूफटॉप सोलर से इतना हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अभी मानो आप 175 गीगावाट का टारगेट था अपना अभी रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 तक, तो सोचो 124 तो रूफटॉप से आ सकती है। तो इस तरह का पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आप बता सकते हो कि आप सोचो ना कि हर घर एक इलेक्ट्रिक प्लांट में बदल जाए। ठीक है, खुद का तो आवश्यकता पूरी करे ही, पर औरों को भी एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। डिस्कॉम टर्म एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड में आप यूज करेंगे ही करेंगे। तो आज हमारा ये था, हम इसको शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखना चाहते हैं ताकि आप इन वीडियो को सीधा देखकर और की पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकें, उनको रिवीजन कर सकें। हमने देखा है कि करंट तो आप लोग खूब पढ़ते हैं बट फाइनली रिवीजन करने में दिक्कत आती है, और अगर कोई शॉर्ट पॉइंट बना भी रहा है तो भी उनको यूज करना नहीं आता है कि हम वाइल राइटिंग आंसर्स कि हम उन्हें कब यूज करें और रिकॉल नहीं होते हैं। हम आशा करते हैं कि हम वो कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे और आप जब वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो शायद आपको वो अच्छे से याद रहें और आपको रिकॉल करने में और आंसर लिखते समय उपयुक्त जगह लिखने में सहायता हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन भी कंटिन्यूस आएगा। हम कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे पूरी जितना भी टाइम मिलेगा कि रेगुलर यूट्यूब पर लगभग डे बाय डे बेसिस पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट होता रहे। थैंक यू वेरी मच।